बढ़ेगी। ये एक साइंस का सवाल है। ऊंचाई पर आप ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह गिराएंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? ऊंचाई पर कोई चीज गिर रही है, कारण है वहां पर गुरुत्व त्वरण c। अब गुरुत्व त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड इसको फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1 सेकंड 9.8 वेग बढ़ रहा है। 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड, इसलिए तो इसको हर एक सेकंड में इतना वेग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गुरुत्व त्वरण के कारण। तो ऊंचाई पर गिरने पर क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² होती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, वेग, गतिज ऊर्जा। और बल यहाँ पर बता दूं, ये F बराबर यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण बल है ना तो स्थित रहेगा। त्वरण यदि गुरुत्व त्वरण है उसके कारण बल है तो स्थिर है। एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर बढ़ेगा, त्वरण वहां पर लागू होगा। तो क्या नहीं बढ़ता है? स्थितिज ऊर्जा जैसे कि आपको पता है कम होती है। ऊंचाई से आप गिरेंगे ना, शुरुआत में आपकी सारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे नीचे आएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज वहां पर कम होगी। बाकी आपको बता दूं त्वरण फिक्स है, वो नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्लोरीन गैस चूने के पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपके दे रखा है। 2022 रेलवे एग्जाम्स में एनसीईआरटी की ये क्लास 10th की टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैंने सारा उस एग्जाम्पल की बुक्स में कवर किया है और वहां से ये सारा उठाया है। ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या हुआ? जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो CaOCl2 आपका, इसे ही व्यंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसके उपयोग से पिछली बार काफी सवाल आए थे, तो इनको ध्यान में रखना है। ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण है, नाम से स्पष्ट है, विरंजन यानी सूती एवं लिनेन के विरंजन में किया जाता है। कागज उद्योग में, लकड़ी की मजा के विरंजन में, कई रासायनिक उद्योग में उपचार के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने में। बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। खस्ता पकौड़े बनाने में इसका बेकिंग सोडा का रसोई में अपन उपयोग करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, काफी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है। तो बेकिंग पाउडर में एक्चुअली बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड मिक्स रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। और एंटासिड के रूप में पेट में अम्ल को शांत करता है बेकिंग सोडा, क्षारीय प्रकृति का होता है। और सोडा एसिड अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा सभी को ये 10H2 होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के अणु होते हैं और नाम से स्पष्ट है, बोरेक्स के उत्पादन में, बाकी धोने में तो होता ही है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, घर की सफाई में, कठोरता काम करने में जल की। और ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि जिप्सम को कितने तापमान पर आप गर्म करेंगे तब वो पीओपी में कन्वर्ट होगा? 373 केल्विन याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है एक्चुअली, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की सभी आप उपयोग देख सकते हो और आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी यहाँ पर जल के क्रिस्टल के बारे में भी फैक्ट कुछ ऐड की है। बहुकोशिक के जीवों में श्रम विभाजन होता है, ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था आप बताना। बाकी बहुकोशिक के जीवों में श्रम विभाजन होता है, सभी को पता है। अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होता है। ऐसा नहीं कि एक ही अंग, एक ही उत्तक से मिलकर सभी एक अंग बन गए तो सारे कार्य वही करेगा, नहीं। अपन के श्वसन का कार्य अलग है, उसके बाद अपना भोजन के पाचन का कार्य अलग अंग करेगा, फिर उसमें ब्लड फिल्टर का कार्य अलग करेगा। तो ये विभाजन हो रहा श्रम का। इन्हीं से सवाल एग्जैक्टली आप बताने क्या था। चुंबकीय क्षेत्र आधारित उपकरण कौन सा नहीं है? तो ये आपका एनसीईआरटी में है सारा, चुंबकीय क्षेत्र आधारित सारे उपकरण। तो उसमें आपका यहाँ आप देखेंगे हीटर है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, न कि चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय प्रभाव पर आपका मोटर, जनरेटर, पंखा, ये सारी चीजें काम करती है। हीटर है ये आपका उष्मा में, जो आपने पहले सेट में आपको बताया ऑलरेडी। एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है जो इजी सवाल है, सभी को आना चाहिए, क्योंकि अपना क्लास 10th का ही टॉपिक है। ऑप्टिक्स में जो आपका परावर्तन और अपवर्तन में बहुत सारे न्यूमेरिकल के सवाल हैं, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो उनका सॉल्यूशन भी हमने बेहतर ढंग से आपके समझने लायक कराया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, थोड़ा आप इसमें सोचेंगे ना, आपको ये पता होगा कि कहां पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब उसका कहां पर बनता है। ये चीज आप देखेंगे तो इस टाइप से एनसीईआरटी में टेबल बन रखी है कि आपके लिए सी पर ऑब्जेक्ट होगा ना, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर की कर रहे हैं। सी पर ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप वक्रता केंद्र बोलते हो, जिसकी दूरी फोकस दूरी से दोगुनी होती है। सी पर जो आप वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। और फिर सारे जो अवतल दर्पण की स्थिति में आप देखेंगे वास्तविक और उल्टा है। एक ऐसी स्थिति है जब दर्पण को आप जो वस्तु है वो ध्रुव P और फोकल डिस्टेंस F यानी फोकस बिंदु के मध्य रखेंगे, उस केस में उसका आभासी और पीछे बनेगा प्रतिबिंब, जो कि यहां पर आपको बता देता हूं सारी स्थितियां। उससे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो आपको एक्चुअली दे रखा है कि दर्पण और उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। आप कहेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कब बनेगा? जब बिंब भी सी पर होगा,
बिंब भी सी पर होगा, मतलब जो आपको बिंब की दूरी दे रखी है ना 20 सेंटीमीटर, वही प्रतिबिंब की दूरी होती है। और कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं जो एक कॉन्केव मिरर है, तो इसमें सारे बिंब और प्रतिबिंब यही बनते हैं। सी पर है तो इस साइड ही बनेगा। बाकी यदि ये आपका एफ और पी इनके मध्य हो ना तो फिर पीछे बनेगा, ठीक है। नहीं तो आपका सी का है तो सी पर ही बनेगा, इस साइड बनेगा। तो जो यहां से आप लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कवर करते हो वो माइनस में ले जाती है, तो ये आपका यू माइनस में लेंगे, यू बराबर -20, और v भी आपके माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि v भी इस साइड आपका बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो v बराबर कितना है, तो जहां पर u है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब u वक्रता केंद्र पर रहा होगा तो v भी वक्रता केंद्र पर। अब आवर्धन का सूत्र दर्पण के केस में होता है m बराबर -v/u। ध्यान रखिएगा, लेंस में आवर्धन के सूत्र में माइनस नहीं होता, तो आपको वैल्यू पुट करती है दोनों में माइनस, -20/-20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 1 हो जाएगा, आगे माइनस है ना, -1 आवर्धन हो जाएगा। -1 का मतलब बिंब के सापेक्ष वस्तु एक समान है, दोनों की हाइट समान है। एक्चुअली आवर्धन बताता है कि बिंब प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा या छोटा है। यहाँ पर माइनस का मतलब प्रतिबिंब विपरीत साइड में बन रहा है, इसलिए माइनस बताता है। ये एक तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है। दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए, और इसका पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑप्टिक्स एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जहां पर आप गलती करोगे वो चेकआउट करना, वहां से सवाल बनेंगे आपके। और ये आप देख सकते हो उत्तल दर्पण की कहां स्थिति होगी तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और दो ही स्थिति रहती है, एक तो अनंत पर, दूसरा अनंत और पी के मध्य कहीं पर भी हो प्रतिबिंब उसका पी तथा एफ के पीछे, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। इस टाइप से यहां पर प्रतिबिंब रहता है, छोटा ही रहता है हमेशा। चलती बस पर लागू होने वाला नियम कौन सा? चलती बस चाहे ब्रेक लगा रही हो या फिर वापस रुकी हुई है तो रवाना हो रही है, उस केस में आप पर लगेगा जड़त्व का नियम। विकल्प में न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम जो भी था, इनर्शिया था, तो आपको करेक्ट करना था। जब बस चल रही होती तो यह भी आपका एक इजीली क्लास 9th की चैप्टर से काम बन जाएगा। बाकी इसमें आपका कुछ खास पता होना चाहिए, बार बार बहुत ही ईजी है। जब बस चल रही होती है, या फिर आप कहते हो जड़त्व का नियम, एक तरीके से कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो जाए। और यहां पर बस है ना एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है, तो मानव तो वहां पर स्थिर है एक तरीके से, और बस ने वहां पर मानव स्थिर ही रहना चाहिए, लेकिन बस आगे गई तो मानव भी क्या करेगा, पीछे की साइड में, क्योंकि स्थिर रहना चाहिए ना, तो पीछे की साइड एक धक्का महसूस करेगा, बल महसूस करेगा। तो ये जड़त्व का नियम रहता है। बाकी 3 नियम है न्यूटन की गति का। पहला नियम आपका जड़त्व का नियम, दूसरा एक तरीके से संवेग का संबंधित आप कह सकते हो, बल का कह सकते हो, m बराबर ma वाला है ना, ये द्वितीय नियम है। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये सभी इजी है, सभी को पता होना चाहिए। मोटर द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य किसके बराबर है? ये भी आप विद्युत शक्ति देखेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है। विद्युत शक्ति P बराबर का शक्ति क्या होता है, कार्य करने की देरी तो होता है। एक परिभाषा से एक्चुअली आपका सवाल पूछा है, P बराबर क्या होता है, W/T। तो यहां पर एक ले लें, T यदि 1 सेकंड ले लें, सभी ऐसा यूनिट में है ना, ये आपका ऊर्जा की कई जूल में ले लें, तो 1 सेकंड में आप जो काम, एक्चुअली 1 सेकंड यदि T लेंगे तो जो कार्य होगा वही तो आपका शक्ति होगी। यानी एकांक समय में जो कार्य है ना वो किसके बराबर है, विद्युत शक्ति के बराबर है। बाकी शक्ति की एक और फॉर्मूला है P बराबर VI, और इसी से आगे एक फॉर्मूला आया P बराबर, अब ओम के नियम से एक्चुअली यहाँ पर V बराबर IR करके ये काम कर रहे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले आते हैं, जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल के सवाल आए तो आप इजीली हिट करेंगे करेक्ट। विद्युत शक्ति की ऐसे यूनिट वॉट होती है। बाकी 1 वॉट को 1 वोल्ट 1 एम्पीयर के रूप में भी आप दर्शा सकते हो। काफी बार पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक, अन्य जो व्यापारिक मात्रक जैसे यूनिट में अपने घरों में बिजली का बिल आता है, यूनिट 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट ओवर के इक्वल है। यहाँ से न्यूमेरिकल के भी सवाल काफी बार आते हैं, और एनसीईआरटी में दे रखा कि 1 किलोवाट ओवर किन के इक्वल है, 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड। नेक्स्ट अपना वाट सेकंड को जूल करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण से, प्रथम सेट में भी था, एक्चुअली ये आपका समीकरण था और एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये वाला समीकरण दे रखा है, जो ई बुक का मैंने एक स्क्रीनशॉट पे लिया है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका एक बैलेंस क्या समीकरण बनेगा, बिल्कुल आपको ऑप्शन देख के करना होता है। ये ऑप्शन में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर Ba3 है तो इस साइड में Ba3 होने चाहिए, 3 है तो सही है। Cl आप देखेंगे Cl2 नहीं, आगे 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6 Cl है इस साइड, और यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो इस साइड में कितने, 3 दूनी 6 Cl है, तो ये वाला बैलेंस है एक तरीके से। Al2 देखिएगा, Al2 में 2 Al2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। S देखिएगा, सल्फर, सल्फर में S कितना है यहाँ पर, ये 3 है ना, ये 3 लगा हुआ। इधर भी आप देखेंगे सल्फर एस के आगे 3 लगा हुआ, तो ये चीज आप विकल्प से करेंगे, इजी हो जाएगी चीजें। ये काफी आप देख सकते हो, संतुलित समीकरण का दे रखा है एनसीईआरटी में, सारा कुछ
हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, तांबे के रोस्टिंग की जो भर्जन की प्रक्रिया होती है, रोस्टिंग की प्रक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो तांबे के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को तांबे का भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में तांबे के सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो तांबे का यहाँ पर सल्फाइड अयस्क आप देखेंगे, अयस्क देखेंगे Cu2S, और फिर गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये Cu2O में बदलेगा, फिर आगे और ऑक्सीजन में रिएक्शन करेगा तो CuO फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो आपको पूछा है। और भर्जन के अन्य उत्पाद में आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। बाकी आपका ये धातु और अधातु वाले कक्षा 10 के चैप्टर में आपको दे रखा है कि धातुओं के अयस्क अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क आपके सल्फाइड में होंगे। जैसे जिंक की बात करें, जिंक सल्फाइड है, इसका आप भर्जन करेंगे तो ये आपका ZnO बनेगा, जिस प्रकार CuO बना था। तो ये दे रखा है NCERT में। निस्तापन आके दे रखा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर अपचयन की रिएक्शन भी आगे है। पाचन तंत्र में जठरस में कौन सा घटक शामिल होता है? क्लास 10 का भी है ये पाचन तंत्र है, और आपको टेलीग्राम पर इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था हमारी ई बुक का। तो उसमें आप देखेंगे पाचन तंत्र में कौन सा घटक शामिल नहीं है, ये पूछा आपको। बाइल जूस है, ये जठरस में नहीं होता है। पाचन तंत्र में अपना बाइल जूस रहेगा पित्ताशय में, लीवर में। तो लीवर स्रावित करता है बाइल जूस, जो वसा के पाचन में ब्रह्म सहायक है। जठरस है जो अपने आमाशय में रहता है, एक्चुअली पेट की ग्रंथियों से स्रावित होता है। और जठरस आगे इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो अम्लीय वातावरण प्रदान करता है और पेप्सिन के कार्य को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया को मारता है। और बाइल जूस जैसे कि आपको बताया है लीवर से उत्पन्न होता है, पित्ताशय में स्टोर रहता है और पेट में नहीं बल्कि छोटी आंत में वसा के पाचन में ये मदद करता है। ये सारे NCERT के फैक्ट आप देख सकते हो। आमाशय में होने वाली क्रिया में जठरस है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है, अपने पेट के स्तर को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर एक श्लेष्मा भी रहती है, और फिर ये आपका एसिड छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को बांटेगा। फिर पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाएगा, और आगे एंजाइम का योगदान भी आगे दे रखा है। तो जठर ग्रंथियों में एक तरीके से HCl और पेप्सिन रहता है और श्लेष्मा रहता है। अपारदर्शी कांच, अब कांच में से पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी कांच हुआ तो आर पार आप देख पाओगे और प्रकाश भी जाएगा तभी देख पाओगे। अपारदर्शी कांच है मतलब वहां से प्रकाश आगे नहीं जा रहा, वापस आ रहा लौट कर। तो अपवर्तन हो रहा, या तो प्रकाश अपवर्तित हो रहा या फिर अपारदर्शी में प्रकाश का अवशोषण भी, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। परावर्तन में अपारदर्शी सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। विचलन, प्रकाश की किरणें किनारों पर मोड़ सकती है, डिफ्रैक्शन। अपवर्तन है, ये अर्धपारदर्शी या पारदर्शी में ही संभव है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? अब जे थॉमसन की खोज की बात करें तो ये इजी है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी बुक से ये सवाल आया। ये भाई किसने नहीं पढ़ा बताओ? शुरुआत में 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो, ये भी NCERT में। जे थॉमसन की 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज, थोड़ा टफ पूछते थे, 1897 दे देती। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और थॉमसन का एक परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी है, 1904 में दिया था, और जिनमें कहा था कि जो प्लम में पुडिंग रहती है धनात्मक आवेशित गोला, इन्होंने बताया परमाणु को, इलेक्ट्रॉन वहां पर समान रूप से वितरित रहता है। तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 में, और किस प्रकार की? तो उन्होंने, थॉमसन ने कैथोड किरणों पर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आवेश लगभग इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता, -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। द्रव्यमान यहाँ पर 9.1 × 10⁻31 गुलाम होता है। बाकी प्रोटॉन की बात करेंगे तो खोजकर्ता माने जाते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1917 में। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस के परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी से ये प्रोटॉन की खोज सफलता हासिल की थी। और प्रोटॉन पर आवेश है ये जस्ट पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, बाकी सेम ही 1.6 × 10⁻31। हाँ, द्रव्यमान जरूर चेंज होता है प्रोटॉन का, द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से इसकी खोज की। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, द्रव्यमान है जस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है। और न्यूट्रॉन जिसे आप N से इंगित करते हो, जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलेंगे तब वो द्रव्यमान संख्या होगी। प्रोटॉन एक्चुअली आपकी परमाणु क्रमांक होता है। समांगी मिश्रण का आपको एक उदाहरण पूछा है। समांगी मिश्रण है NCERT कक्षा 9 यूनिट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इनके फैक्ट आपको बता देता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग अलग रहते हैं और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में छोटे कण, बूंद या बुलबुले के रूप में फैल जाते हैं, एक तरीके से घुलते नहीं है। सभी निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा NCERT फैक्ट। समांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं और एक दूसरे से अपरिमेय हो जाते हैं, सजातीय मिश्रण बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडा वाटर, शीतल पेय, नींबू
नींबू पानी, लवण या चीनी का विलयन। तो समांगी सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये सभी समांगी है। विषमांगी में लकड़ी, मिट्टी। अब आपको बता दूं शुद्ध वायु समांगी है और अशुद्ध वायु विषमांगी है। विलयन क्या है? विलयन भी एक दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। और कोलाइड आपको लगता है कि समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में वो विषमांगी है। और बाकी ये पूरा टेबल देख सकते हो, पदार्थ की ठोस तरल गैस में शुद्ध पदार्थ है, उसके बाद मिश्रण है, मिश्रण में भी समांगी विषमांगी, और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं। प्रश्न में आपको एक दे रखा था वर्तिकाग्र, जो स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल एक तरीके से वर्तिका है, अंडाशय है, और परागण के बारे में दे रखा है। तो इसमें आपको मिलान करने संबंधित पूछा था, और फर्स्ट शिफ्ट में भी, और बाकी आपने एनसीईआरटी में दे रखा पूरा ये टॉपिक जिनको आपको बताया था हमने फर्स्ट शिफ्ट में। जो वर्तिकाग्र होता है ये फूल का वह भाग है जो परागकण को पकड़ता है। वर्तिकाग्र किसका भाग है? तो आप कहेंगे ये स्त्री केसर का भाग है। और वर्तिकाग्र से वर्तिका एक नली जुड़ी रहती है। स्त्री केसर जो रहता है उसके ऊपर आपका वर्तिकाग्र है, नीचे ये वर्तिका नली है, और जो अंडाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अंडाशय में। तो ये जो चीज है ना, आपको वर्तिकाग्र पूछी है, जो परागकण को आगे ले जाने का काम करती है। वर्तिका ये पूरी एक नलिका नुमी संरचना है जो अंडाशय में खुलती है। और फिर अंडाशय फूल का वह भाग जहाँ बीजांड पाए जाते हैं, और निषेचन के बाद फल में बदलता है अंडाशय, और बीजांड बीज में बदलते हैं। और परागण क्या होता है? वर्तिकाग्र पर पुंकेसर से जो परागकण आएंगे वो एक तरीके से परागण द्वारा होता है ये क्रिया पूरी, जिसे वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। इसमें भी स्वपरागण पर परागण है। तो पोलिनेशन है, परागण होगा तभी वर्तिकाग्र पर ये आगे वर्तिका अंडाशय में खुलेगी। प्रश्न में आपको दिए गए विकल्पों की श्रेणियां आपको दे रखी थी पोषी स्तर के बारे में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पोषी स्तर। उनके सामने लिखे गए मांसाहारी शाकाहारी गुणों का विश्लेषण करना था एक्चुअली। तो एनसीईआरटी के दो इमेज आपको बताता हूँ, इजीली आपको स्पष्ट हो जाएगा। पोषी स्तर के बारे में बात करें तो ये आपका T1, T2, T3, T4। तो जो प्रथम पोषी स्तर में आपका उत्पादक होता है, उत्पादक को आप ऐसे नहीं कह सकते शाकाहारी, वो स्वयं स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि उत्पादक शाकाहारी है। प्राथमिक उपभोक्ता है, जो पेड़ पौधों को खाएंगे ना, वो सभी शाकाहारी होंगे T2 लेवल में। तो उत्पादक को कुछ नहीं कहेंगे, शाकाहारी यहाँ पर T2 में है। कौन सा है? द्वितीय पोषण जो स्तर है T2। अब T3 में जो शाकाहारियों को खाएंगे जीव जंतु को, तो मांसाहारी होंगे। और T4 में फिर शीर्ष मांसाहारी, जो तृतीय उपभोक्ता आप कहते हो। प्राथमिक यहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उनके बाद आपका अपघटक आता है। ये सारी चीजें हैं। तो उत्पादक में आपका जैसे हरे पौधे, शैवाल, पादप, पलवक, ये सभी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जो इन हरे पेड़ पौधों खाते हैं, हिरण, गाय, खरगोश, जलीय कुछ जंतु जिसे आप जो प्लैंकटन कहते हो। द्वितीय उपभोक्ता में मेढक, सांप, छोटी मछली। और तृतीयक में जो बड़े होते हैं एक तरीके से, शेर, बाघ, बड़ी मछलियां। और चतुर्पोषी स्तर एक तरीके से तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। एल्केन का सूत्र है, सभी को पता होना चाहिए। ये आपका एल्केन का फॉर्मूला एल्केन एल्कीन है। तो कार्बन और उसके यौगिक में ये चीजें क्लियर की गई है एनसीईआरटी क्लास 10th में। सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें आप कहेंगे एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहता है, और इसके बंध मजबूत होते हैं, अभिक्रिया में कम सक्रिय होते हैं। मुख्य भौतिक गुण अपशारक नॉन पोलर होते हैं। वसा में घुलनशील और जल में अघुलनशील होते हैं। एन एल्केन, एन इसके पीछे जुड़ता है, जैसे आप देख सकते हो मेथेन, एथेन। देखिए एथेन C2H6, यानी जितने आपके कार्बन है उससे दुगने से 2+ हाइड्रोजन है। तो ये कुछ सीरीज आपको याद रखना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, CnH2n फॉर्मूला रहता है एल्कीन का, और जिसे आप एथीन, प्रोपीन ऐसे बोलेंगे। और एल्काइन में CnH2n जस्ट -2 फॉर्मूला रहता है, और ये अधिक सक्रिय होते हैं, बंध कमजोर होते हैं। फलों और बीजों में कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है? तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली फैक्ट दे रखा है, और वहीं से मैंने चीजों को उठाया, ये आप देख सकते हो इमेज। और इसमें आप देखेंगे जो एक्चुअली साइटोकाइनिन का था, ये फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका विभाजन को तेज करता है, पौधे की पत्तियों को हरा बनाने में मदद करता है। ये पौधे में ऊतकों की वृद्धि और विभाजन को बढ़ाता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है। साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के कैलस उत्तक संवर्धन के समय मिलर, स्कूंग और स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, एब्सिसिक एसिड, एक सवाल पूछा गया था, पौधे की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, जिससे ऑक्सीजन तो बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड ये रोकता है, और पत्तियों का मुरझाना और गिरना ये वृद्धि को रोक रहा, तो ये कारण होगा। इसलिए एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिन है, ये तने और जड़ में पाए जाते हैं। पौधों के अंकुरण को, अंकुरण में ध्यान रखिएगा जिब्रेलिन। और ऑक्सिन तो एक तरीके से वृद्धि करता है पौधों का, एक पर्रो टिप की वृद्धि भी करता है, लंबाई की वृद्धि में सहायक है। और ऑक्सिन को
फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल नंबर 18 पर आते हैं। एक छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टफ नहीं है ये आपकी, ये बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड आप देखेंगे। यदि किसी चालक की लंबाई, और हमने एग्जाम्पल में पूरे के पूरी न्यूमेरिकल दे रखते हैं, चाहे आपके बुक्स के अभ्यास के आंतरिक प्रश्न हो, पीछे प्रश्न और एग्जाम्पल की क्वेश्चन डीपली सारा दे रखता है। यदि किसी चालक की लंबाई 10 मीटर है तब उसका प्रतिरोध R ओम है, उसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध, लंबाई आप जस्ट आधी कर रहे हो ना, और प्रतिरोध और लंबाई का रिलेशन आप R बराबर रो L अपॉन A से डिनोट करते हो, जहां पर L लंबाई है, ये आपका प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे L और R समानुपाती है, यानी L बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, R L घटेगी तो R घटेगा। तो यहाँ पर आपके L हाफ हो रही तो R भी आधा हो जाएगा, सीधा हिसाब है बिल्कुल। नेक्स्ट है, और बाकी प्रतिरोधकता आपको पूछने कौन क्या गुण है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि पदार्थ किसका बना है, क्या तापमान है उसका। नेक्स्ट प्रकाश के किस कोण के कारण परछाई बनती है। प्रकाश का गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सिद्ध रेखी प्रसार आप बोलेंगे, और सीधी रेखा में चलता है। आगे कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई जो प्रकाश के मार्ग में बाधा बनेगी तो ये पीछे प्रकाश आगे सीधी रेखा में नहीं जा पाएगा, मुड़ जाएगा यहाँ से किनारों से, और यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचा तो छाया बन जाएगी, यही तो परछाई है। सरीसृप में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं था, आपको बता दूं 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली जो मैंने देखे हैं। सरीसृप में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो सरीसृप में लिंग निर्धारण ऑप्शन क्या थे, दो मेथड, एक तो गुणसूत्रीय जो होता है सभी में लिंग निर्धारण, और एक मेथड आता तापमान आधारित लिंग निर्धारण। जैसे तापमान की बात करें तो सरीसृप में आपका कछुआ आ जाएगा, मगरमच्छ है, तो कम तापमान हुआ कछुए में नर पैदा होगा, अधिक तापमान हुआ तो मादा है। मगरमच्छ में मध्यम तापमान, बीच का हुआ तो नर है, अत्यधिक बहुत कम हुआ तो मादा हो जाएगा। तो ये कुछ तापमान पर डिपेंड करता है लिंग निर्धारण, कुछ सरीसृप में, रेप्टाइल्स में। और अलग अलग जैसे सरीसृप की बात हटाते हैं, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण कहां पर होता है, कुछ मछली और उभयचरों में पर्यावरण के तापमान, प्रकाश, जनसंख्या घनत्व, तो ये लिंग निर्धारण को प्रभावित करते हैं। एक सवाल पहले के एग्जाम आया था कि लिंग परिवर्तन कौन कर सकता है, टीसीएस ने पूछा था लिंग परिवर्तन, ये क्लाउन फिश और ग्रुप मछलियां कर सकती है लिंग में परिवर्तन। अब देखते हैं जीके के सवाल, 20 क्वेश्चन हो गए पूरे, जीके के पूरे सवाल नहीं मिले हैं, इसके अतिरिक्त जो सवाल आप बता सकते हो टिप्पणी करके। भारत की किस पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो श्रीमती जगजीत पवाड़िया को किया गया है। तो भारत की श्रीमती जगजीत पवाड़िया, और ये एक तरीके से 2024 का करंट अफेयर्स पूछा गया है, 24 का सितंबर तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। और आपको नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का पूछा है तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, 1968 में स्थापित हुआ है। भारतीय शतरंज टीम के कोच कम कप्तान कौन है, सितंबर 2024 का करंट अफेयर है, श्रीनाथ नारायण है, कोच भी है कप्तान भी है, और आलोक गुप्ता भी कोच बने हैं, CISC राष्ट्रीय शतरंज टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं 2024 में। ये अलग है, लेकिन आपको कोच कम कप्तान का ये पूछा है। साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है और पद्म अवार्ड है ना, रट लेना भाई। साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भरतनाट्यम नृत्यंगना कौन है, पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 और पद्मश्री 1981 भी मिला है। प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी को कौन सा अवार्ड मिला है, रामचेत चौधरी, तो इनको दोस्तों 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उनके प्रयास से पूर्वांचल के 11 जनपदों में 80,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की पैदावार हो रही है। इनके एक मिलता जुलता नाम है जो चैतराम पवार है, ये चेत चौधरी, रामचेत चौधरी और चैतराम पवार 2024 में महाराष्ट्र का वन भूषण पुरस्कार दिया गया था। डीआरडीओ ने 2024 में आईआईटी भुवनेश्वर के साथ कितनी परियोजनाएं शुरू की है, आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में डीआरडीओ ने 9 परियोजनाएं शुरू की। मई 2024 की बात है, तो मई 2024 का करंट अफेयर्स है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वगैरह। एक सवाल है, नीति आयोग की 15 जनवरी में गठन हुआ नीति आयोग को, तो 15 जनवरी 2024 को जारी नहीं, नीति का 1 जनवरी का था। नीति आयोग के 15 जनवरी 2024 को जारी चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, तो एग्जैक्टली नीति आयोग से था लेकिन यही था, वो थोड़ा कंफर्म नहीं है। तो 15 जनवरी कैंडिडेट ने बताया, तो 15 जनवरी को नीति आयोग में तो एक 2024 में यही रिपोर्ट आई है जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे गरीबी की एक रिपोर्ट है, 2013-14 में 29.17% लोग बहुआयामी गरीबी में थे और 2022-23 में ये हो गए 11.28, यानी 17.89% की कमी हुई। प्रभावित जनसंख्या कितनी हुई पिछले 2013-14 से लेकर 9 वर्षों में, 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, और सबसे अधिक जैसे उत्तर प्रदेश में बाहर निकले 9.94 करोड़, फिर बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये कुछ आप देखेंगे एसटीसी लक्ष्य रखा गया है भारत को 2030 से पहले 1.2 वाला लक्ष्य है बहुआयामी गरीबी को आधा करने का। और बाकी यहाँ पर नीति आयोग से पूछे करंट अफेयर्स तो कुछ और ऐड कर दूं मैं। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम रखी गई है,
स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। नीति आयोग की जो नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है 20 राज्यों की, उसमें 2047 थीम पर चर्चा करने के लिए एक थीम थी और ये एक संपूर्णता अभियान भी था इनका नीति आयोग का 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक। एक सवाल है, 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनों को अर्जुन पुरस्कार दिया है? एक्चुअली 2023 ईयर के अर्जुन पुरस्कार जो जनवरी 2024 में घोषणा हुई है, इनमें 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिनके आप नाम देख सकते हो। इनका कोई पूछ ले किस खेल से संबंधित है तो ये इंपोर्टेंट है, जैसे ओजस परवीन देवताले तीरंदाजी, ठीक है, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स है, पारुल चौधरी एथलेटिक्स है, तो इनका स्पोर्ट देखना आपको, वो इंपोर्टेंट है। कृष्ण बहादुर पाठक है हॉकी, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार ध्यान रखिए कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बाउल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह निशानेबाजी, ये सभी इंपोर्टेंट है किस स्पोर्ट से है। जनवरी 2024 में ये जो अवार्ड दिए गए द्रौपदी मुर्मू ने खेल पुरस्कार 2023 के, इनके कुछ और अवार्ड भी याद रखना। खेल अवार्ड सभी इंपोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का, 2 खिलाड़ियों को मिला है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों ही बैडमिंटन से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में और आजीवन श्रेणी में आप देख सकते हो अलग अलग दिए गए हैं। नियमित में आपके गणेश प्रभाकरण महावीर सैनी, ये महावीर सैनी पैराथलेटिक्स है, गणेश प्रभाकरण मलखम, ललित कुमार कुशी, आरबी रमेश शतरंज, शिवेंद्र सिंह हॉकी है। और ये द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार आपको बता दूं, माका ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर विजेता रही है, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ सवाल थे, एक्चुअली यहाँ पर 7 थे और 7 सवाल मिले, ठीक है। तो ये आपके टोटल आज फर्स्ट और सेकंड से, बाकी जो